चांगफू ने सफेद सांप को मारने को छुरी उठाई, पर तभी उसके पेट में हलचल देखी। सफेद सांप पेड़ से बंधा था और उसकी अंबर आंखों में आंसू थे। चांगफू ने उसके पेट को छुआ और अंदर कई उभार महसूस किए। ली साहब, यह सांप गर्भवती है, इसे मारा नहीं जा सकता। ली शोकाई ने अपनी पाइप जमीन पर बजाई और थूका। गर्भवती होने पर यह और मोटी होगी। बहुत हुआ, यह सांप मरेगा। आज रात खास मेहमानों के लिए यह जरूरी है। चांगफू झिझका। वो गर्भवती जानवरों को नहीं मारता था, यह उसका नियम और जमीर था। उसने अपने पास रखी पैसों की पोटली को छुआ। ये उसकी शादी के लिए 3 साल की बचत थी। उसने पैसे निकाले। सर, ये लीजिए, ये सांप मुझे दे दें। ली शोकाई की आंखें चमक उठीं। उसने तुरंत दिमाग में स्थिति का हिसाब लगाया। उसे सांप को मारने की झंझट से छुटकारा मिल जाता और दावत की चिंता भी नहीं रहती, इसलिए उसने तुरंत हामी भर दी। उसने पैसे झपट लिए और अपने चोगे में ठूंस ली। इसे अभी ले जाओ, मेरी दावत में देर मत करो। चांगफू ने रस्सी खोली और सफेद सांप को एक बांस की टोकरी में रख दिया। वह इसे शहर के बाहर नदी के किनारे सरकंडों तक ले गया और सावधानी से टोकरी नीचे रख दी। सफेद सांप धीरे धीरे बाहर निकला और उसकी ओर मुड़कर देखने लगा। चांगफू झुककर बोला, जाओ, गहरे पानी में छिप जाओ और फिर कभी खुद को पकड़वाना मत। सांप ने उसके टखने के चारों ओर 2 बार लिपटकर फिर चुपचाप नदी की ओर सरकना शुरू कर दिया। चांगफू ने अपनी खाली पैसे की थैली को छुआ। उसे अपनी शादी टालने का दुख था, लेकिन जब उसने उन 2 जानों के बारे में सोचा जिन्हें उसने बचाया था, तो उसका मन बहुत शांत हो गया। वह मुड़कर शहर की ओर लौटने लगा। जब वह शहर के फाटक पर पहुंचा तो एक सफेद बालों और सफेद दाढ़ी वाले बूढ़े ताओवादी ने उसे रोक लिया। लड़के, क्या तुम्हें पत्नी चाहिए या नहीं? चांगफू ने बूढ़े आदमी को ऊपर से नीचे तक देखा। वह साधारण व्यक्ति नहीं लगता था। बुजुर्ग, मैं तो चूहे से भी ज्यादा गरीब हूँ, मैं किस पैसे से शादी करूँ? बूढ़े ताओवादी ने मुस्कुराकर गली की ओर इशारा किया। आगे बढ़ो, तुम्हारी किस्मत वहीं है। कहते ही वह बादलों में ओझल हो गया। संदेह के साथ चांगफू आगे बढ़ता गया। मोड़ पर पहुंचते ही उसे सिसकियां सुनाई दी। कोने में एक बेहाल युवती बैठी थी। चेहरे पर कीचड़ और हाथ में बासी रोटी थी। वह रोते हुए कांप रही थी। चांगफू ने पास जाकर उससे हाल पूछा। लड़की ने रोते हुए सिर उठाया। भैया, मेरा नाम सुई सुई है। गांव में अकाल की वजह से माता पिता नहीं रहे। मैं भागकर यहाँ आई हूँ और कई दिनों से भूखी हूँ। चांगफू को अपनी जिंदगी और उस बूढ़े ताओवादी की बातें याद आ गईं। उसने लंबी सांस ली। मेरे साथ घर चलो, मैं तुम्हें भूखा नहीं रहने दूंगा। सुई सुई आभारी थी, पर चांगफू ने उसे रोक लिया और अपने घर ले गया। उसके पास एक छोटी कच्ची झोपड़ी ही थी। सुई सुई के आते ही वह भोर से पहले उठकर घर की साफ सफाई करने लगी। हर चीज हमेशा चमचमाती रहती थी। चांगफू हर दिन अपना मांस का ठेला लेकर गलियों में निकल जाता था। जब भी वह घर लौटता, उसके लिए गर्म खाना तैयार मिलता। रात को सुई सुई चुपके चुपके रोती थी। उसकी सिसकियां सुनकर चांगफू का दिल दुखता था। अगले दिन अपना ठेला बंद करने के बाद वह बाजार की ओर घूमता हुआ गया और फूलों वाला एक कपड़ा खरीदा। उसने एक मीठी पेस्ट्री भी खरीदी। उसने वह कपड़ा सुई सुई को थमा दिया। ये तुम्हारे लिए नए कपड़े बनाने के लिए है, अब और मत रो, कुछ मीठा खाओ। सुई सुई कपड़ा पकड़ते ही रो पड़ी। सिसकते हुए बोली, चांगफू भैया, आप बहुत अच्छे हैं, मैं आपका कर्ज कैसे चुकाऊंगी? चांगफू झेंपते हुए मुस्कुराया। परिवार के बीच बदले की कोई बात नहीं होती। उस दिन के बाद से सुई सुई ने उसकी और भी ज्यादा देखभाल करनी शुरू कर दी। वह उसके कपड़े इतनी सफाई से धोती कि वे एकदम चमक उठते और हर छेद को फूलों के आकार की कढ़ाई से रफू कर देती। सर्दियों में उसने अपनी पुरानी कोट से रुई निकालकर उसकी कोट में भर दी। कांपते हुए भी वह कहती रही कि उसे ठंड नहीं लग रही। चांगफू के लिए गरीबी में भी किसी की परवाह मिलना ही सब कुछ था। तभी से अजीब घटनाएं शुरू हुई। एक दिन दुकान से लौटने पर उसे दरवाजे पर एक टोकरी मिली। उसमें ओस से भीगी सब्जियां और आधा बोरा भूरे चावल थे। उसने सुई सुई से इसके बारे में पूछा, लेकिन उसने सिर हिला दिया। मैं बाहर नहीं गई, मैंने तो दरवाजा भी नहीं खोला। चांगफू ने सोचा कि शायद किसी पड़ोसी ने यह वहां रख दिया होगा और उसने इस बारे में और कुछ नहीं सोचा। लेकिन अगले दिन दरवाजे पर ताजा हरी प्याज और मुर्गी के अंडे आ गए। तीसरे दिन एक खरगोश था और चौथे दिन एक बड़ा कार्प मछली। धीरे धीरे उसे शक होने लगा। उस रात चांगफू सो नहीं सका। भोर होने से पहले उसने आंगन के बाहर कुछ आवाजें सुनी। वह चुपचाप खिड़की तक रेंगता हुआ गया। कागज की स्क्रीन में एक छोटा सा छेद किया और बाहर झांक कर देखा। चांदनी में एक बड़ी चांदी जैसी सांप फाटक के नीचे की दरार से फिसलती हुई आ रही थी। उसके मुंह में जंगली बेरों का एक गुच्छा था, जिसे उसने सावधानी से दहलीज पर रख दिया। फिर उसने घर के अंदर की ओर देखा और चांगफू ने तुरंत उसे पहचान लिया। वह वही बड़ी सफेद सांप थी जिसे उसने आजाद किया था। तभी उसे समझ आया, मिट्टी लगी सब्जियां, बिना फंदे के खरगोश और बिना जाल की मछली। वह भावुक और भयभीत था, सांप के प्रति कृतज्ञ और इस डर से कि कोई पड़ोसी देख न ले। सफेद सांप कुछ देर के लिए दहलीज पर रुकी, फिर चुपचाप आंगन से फिसलती हुई चली गई। अगली सुबह सुई सुई ने जंगली बेरों को देखा। ये कौन लाया? शायद कोई पहाड़ों का शिकारी, चांगफू ने जवाब दिया। उसके बाद से दरवाजे पर छोड़े गए तोहफे और भी कीमती होते गए। उनमें सेबल की खालें, बेहतरीन चाय और यहाँ तक कि छोटे चांदी के बिस्कुट भी थे। चांगफू ने सब कुछ पैसे में बदल दिया और धीरे धीरे जीवन सुधरने लगा। उसने चूल्हा ठीक करवाया और पालने के लिए चूजे खरीदे। पड़ोसी जलन से भर गए और बार बार पूछने लगे कि क्या वह अचानक अमीर हो गया है। चांगफू बस मुस्कुराता रहा, बिना कोई जवाब दिए। मन ही मन वह जानता था कि यह सब महान सफेद सांप का दिया हुआ है। एक दिन उसने आंगन में एक कटोरी साफ पानी और कुछ मिठाइयां रख दी। भाई चांगफू, ये किसके लिए है? चांगफू हकलाया। आकाश पाताल के सम्मान हेतु। सुई सुई जानती थी कि सिर्फ एक कटोरी पानी से ऐसा नहीं होता, पर उसका भी अपना एक राज था। एक दोपहर
जब सुई सुई आंगन में कपड़े धो रही थी, उसने दीवार के पास फुफकारने की आवाज सुनी। जब उसने ऊपर देखा तो एक छोटी सफेद सांप को दरार से झांकते हुए पाया। वह छोटा सांप उससे बिल्कुल भी नहीं डर रहा था। वह तो उसके टखने के चारों ओर 2 बार लिपट गया और फिर उसके पैंट के कपड़े से प्यार से रगड़ने लगा। उसे उस पर दया आ गई। सुई सुई ने उसे सावधानी से उठाया और अपनी आस्तीन में छुपा लिया। वह उसे अपने कमरे में ले गई, टूटी हुई कटोरी के टुकड़ों से उसके लिए एक घोंसला बनाया और उसमें रुई बिछा दी। चांगफू को इस बारे में कुछ भी पता नहीं था। उसे तो यह भी नहीं पता था कि वह छोटी सफेद सांप महान सफेद सांप की संतान थी। महान सफेद सांप सुई सुई द्वारा अपनी बेटी को अपनाए जाने के लिए बहुत आभारी थी। उस दिन चांगफू अपने कंधे पर मांस की दुकान लेकर बाहर गया, लेकिन रास्ते में ही उसे ली शोउकाई ने रोक लिया। चांगफू, सुना है तुम्हारे घर कोई औरत है। चांगफू शर्माया। अकाल की मारी एक लड़की है, दया आ गई तो रख लिया। कल उसे मेरे पास लाना, सुंदर हुई तो शादी करा दूंगा, बस बिचौलिए की फीस लगेगी। चांगफू ने तय किया और अपनी लकड़ी मजबूती से थामी। सुई सुई को छूने वाले को पहले उससे भिड़ना होगा। आगे क्या होता है जानने के लिए अगला भाग जरूर देखें।